हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, फाइंड द डायगोनल फॉर्म एंड द डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स दिया ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट से 8 -6 2, सेकेंड रो के एलिमेंट से -6 7 -4 और थर्ड रो के एलिमेंट से 2 -4 और 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद हमें गिवन मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हो गए वहाँ से हमें माइनस लैम्बडा करना होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते कि राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो ये वर्टिकल बार आएगा। ठीक है, उसका जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ से हमें माइनस लैम्बडा करना होगा, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 माइनस लैम्बडा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिखने होंगे। ये -6 और नीचे का 2 एज इट इज लिखा, यहाँ पर भी -6 और ये 2 एज इट इज लिखा। 7 माइनस लैम्बडा करेंगे मिडल वाले टर्म के लिए, और यहाँ पर नीचे -4 एज इट इज, ये साइड में -4 एज इट इज, और यहाँ पर क्या लिखना होगा 3 माइनस लैम्बडा। ये वर्टिकल बार क्लोज कर दिया डिटरमिनेंट का इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3 था। इसके कारण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगा वो उसका जो भी लैम्बडा होगा उसकी पावर पहले हमें 3 लिखनी होगी। 3 के पावर लैम्बडा की एक पावर हमें कम कर देनी है, यानी कि वो लैम्बडा स्क्वायर लिखना होगा। और लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट्स दिए उनका एडिशन आ जाएगा। ठीक है, तो 8 + 3 कितना होगा, ये 15, और ये 15 + 3 कितना होगा 18। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा 18 लिखना होगा। लेकिन अल्टरनेट साइन यूज़ करने प्लस माइनस, तो पहला अगर प्लस है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और साइड में क्या रहेगा, लैम्बडा क्यूब से एक पावर कम करने पर आएगा हमें लैम्बडा आएगा। ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा। अभी लैम्बडा स्क्वायर के आगे सिंगल लैम्बडा आएगा, लेकिन उसका कोएफिशिएंट के देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। लैम्बडा का कोएफिशिएंट निकालते वक्त गिवन मैट्रिक्स के अंदर हमें 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे, लेकिन लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से, क्या कहा, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से ऊपर की तरफ से हमें 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे। वो हो गए 8 -6 और ये -6 और ये 7। ठीक है, तो देखो दूसरे पेज पे यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 -6 और ये 7। 4 एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे जिसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा, और ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर की तरफ से लिए। अभी नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स हमें लेने हैं राइट मोस्ट कॉर्नर की तरफ से, लेकिन नीचे की तरफ से। तो वो हो गए 7 -4 -4 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 -4 -4 3। उसके आगे फिर से प्लस लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सट्रीम कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं, यानी कि फर्स्ट रो में आए हुए 8 और 2, और थर्ड रो में आए हुए ये 2 और ये 3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। ये 4 एलिमेंट्स जो हम लोगों ने लास्ट में लिखे वो क्या है, एक्सट्रीम कॉर्नर के आए हुए एलिमेंट्स से। देखो ये 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये यहाँ का 3। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है। इन तीनों जो डिटरमिनेंट्स लिखे हम लोगों ने उनका हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐड करना होगा। तो 8 7 कितना होगा, 8 7 56, और ये -6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 30 + 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 - 36 करने पर आंसर कितना आएगा 20। तो ये पहला 20 लिख दिया, उसके बाद प्लस लिखा। 7 3 होगा 21, 21 माइनस कितना होगा 16, तो 21 - 16 कितना होता है +5। तो यहाँ पे +5 लिखना होगा, प्लस आ गया ये लास्ट वाला। 8 3 होगा 24, 24 - 4 कितना हो जाएगा +20। तो यहाँ पे +20 लिखेंगे, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 20 + 20 40, 40 + 45। अल्टरनेट साइन यूज़ करते प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस क्या लिखेंगे अभी हम लोग 45 लिखेंगे। लास्ट में क्या करना होगा हमें 45, यहाँ पे लैम्बडा आएगा, और लास्ट में क्या होगा हमें गिवन मैट्रिक्स का, यानी कि ये जो मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट हमें हम लोग को फाइंड आउट करना है। और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखनी है, लेकिन बिफोर दैट माइनस साइन देना होगा, क्योंकि हमें अल्टरनेट साइन प्लस माइनस यूज़ करने थे। तो ये प्लस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस होगा, और जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी गिवन मैट्रिक्स के वो हमें लिखनी होगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है वो कैलसी से फाइंड आउट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा 0, तो 0 आने के कारण वो ये आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली हम लोग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इसके बाद इस गिवन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो इस गिवन इक्वेशन को अगर हम लोग कैलसी से सॉल्व कर लेते तो लैम्बडा की वैल्यू हमें मिलेगी, लैम्बडा इक्वल टू पहले तो 0 आ जाएगी, 0 3 और 15। ठीक है, 0 3 और 15 ये सारे आइगन वैल्यूज़ कैसे आए, डिस्टिंक्ट आए। अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आते हैं तो गिवन मैट्रिक्स को कैसे कहा जाता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इससे पहले हमें इस साइड में लिखना होगा दीज आर द आइगन वैल्यूज, दीज आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ऐसे लिख देते हैं दीज आर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, दीज आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऐसा लिखा। और एक पॉइंट ये भी था, अगर गिवन आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आती है तो हमें, तो वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ होता है वो कैसा कह सकते हैं हम लोग उसको, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हम लोग उस वाले पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, सिंस ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देयरफॉर द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें गिवन मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यू दिया है उसके ऊपर हर एक आइगन वेक्टर हमें निकालना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे पुट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू, पहला आइगन वेक्टर ले ली 5, वैल्यू ले लिया हम लोगों ने 0, ठीक है। पुट लैम्बडा इक्वल टू 0 इन ए माइनस लैम्बडा आई, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखा इक्वल टू 0, साइड में लिखेंगे वी गेट, ठीक है। इसका मतलब अभी हमें अभी लैम्बडा की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, 0 कंसिडर करनी है ये वाले डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है। ये वाले डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग लैम्बडा की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे। तो ये तो गिवन मैट्रिक्स ही रहेगा, राइट, गिवन मैट्रिक्स ही रहेगा, तो हम लोग उसको लिख देंगे एज इट इज। एक बार फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, तो 8 माइनस 6 2 ही होगा, ये -6 7 और ये होगा -4, और लास्ट वाला रो रहेगा 2 -4 और ये 3। साइड में क्या लिखेंगे, ये x का मतलब x1 x2 x3, ये वेक्टर के एलिमेंट लिखे हम लोगों ने यहाँ पर x1 x2 x3 लिखा, और राइट साइड में क्या लिखना होगा 0 0 0 लिखना होगा, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स, तो ये कॉलम नल मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी 2 रोज या फिर कोई भी 3 रोज के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है या फिर प्रपोर्शन में भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग इन तीनों रो से कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर सकते हैं टू मेक द इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर लास्ट के 2 भी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वाला रो कंसिडर करने पर जो इक्वेशन बनेंगे उसको लिख देता हूँ। तो देखो -6 इंटू x1 क्या बनेगा, ये -6x1 बनेगा, +7x2 लिखेंगे आगे, -4x3 लिखा इज इक्वल टू होगा 0, ठीक है। फिर लास्ट वाला रो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2x1 -4x2 और ये +3x3 लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें यूज़ करना होगा क्रैमर्स रूल, ये वर्ड, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले x1 लिखना है ऊपर x1 लिखने के बाद नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है, इज इक्वल टू बीच में लिखना है -x2 और उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है, इज इक्वल टू आगे आएगा x3 और नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है, इज इक्वल टू उसको हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो अपॉन x1 के अपॉन में लिखा है, जहाँ पर हमें 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना था, उसके रो में, उसके फर्स्ट रो में हमें क्या पुट कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन से आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट पुट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x2 और x3 के कोएफिशिएंट कितने हैं, 7 और -4, तो हम लोग यहाँ पर 7 और -4 लिखेंगे, और नीचे सेकेंड रो में हम लोग सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट पुट करेंगे, वो कितने होंगे -4 और यहाँ से होगा +3। यहाँ पर -x2 के अपॉन में जो हम लोगों ने 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाया था, एम्प्टी डिटरमिनेंट बनाया था, उसके अंदर फर्स्ट रो के हमें x1 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने होंगे, दैट इज़ कितने होंगे -6 और -4 होंगे, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज़ 2 और ये रहेगा 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x3 के नीचे भी हमें वैसे ही करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट लिखने होंगे फर्स्ट रो में, तो ये रहेंगे -6 और ये 7, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के x2 के कोएफिशिएंट, ठीक है, तो रहेगा 2 और यहाँ पर होगा -4, x3 है ऊपर, तो नीचे के सेकेंड रो में हमें x1 और x2 के कोएफिशिएंट लिखने होंगे फ्रॉम द इक्वेशन 2, ये वाला, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ऊपर x1 ही लिखना है, नीचे वैल्यू निकाल देनी है, 7 3 21 हो जाएगा, 21 ये -4 इंटू -4 +16, बिफोर दैट माइनस होता है, तो 21 -16 करने पर आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, तो सिंपली अपन में 5 लिख दिया, इज इक्वल टू ऊपर का -x2 रहेगा, नीचे 6 इंटू 3 18 होता है, लेकिन बिफोर दैट ये माइनस साइन रहेगा, तो ऊपर पहला रहेगा -18, 2 इंटू -4 है, 2 इंटू -4 कितना होगा -8, वो बिफोर दैट प्लस देना होता है, ठीक है। -18 +8 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, +10 आ जाएगा, राइट, -10 आ जाएगा, तो ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है, तो नीचे -10 लिख दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में देखो ऊपर x3 ही रहेगा, नीचे -6 इंटू -4 +24, 24 -7 टू द 14, नीचे आएगा 10 आएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, t लिखेंगे, ठीक है। तो मिडिल वाले पार्ट में से ऊपर नीचे का माइनस साइन होने के कारण वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से 5t मिलेगी, x2 की वैल्यू मिलेगी हमें सिंपली 10t मिलेगी, और x3 की वैल्यू भी हमें मिलेगी 10t। तो ये x1 x2 x3 क्या है, वेक्टर के एलिमेंट्स है।
हम लोगों ने फर्स्ट आइगन वैल्यू कंसिडर किया था 0, ठीक है। तो लैम्बडा इक्वल टू 0 इस आइगन वैल्यू पे हमें ये वाले वेक्टर के एलिमेंट्स मिले। तो वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स से। कैपिटल एक्स का मतलब क्या कंसिडर करेंगे, x1 x2 x3, और x1 x2 x3 के जो वैल्यूज़ है ये वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। पहला कितना आया था 5t, उसके बाद 10t है, उसके बाद भी 10t है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में से हम लोग 5t को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में ये जो 1 2 2 है, that is our required eigen vector corresponding to eigen value lambda equal to 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे here we get ये लिख देंगे 1 2 2 eigen vector corresponding to eigen value लैम्बडा इक्वल टू कितना 0, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 0 होने पर हमें आइगन वेक्टर क्या मिला है 1 2 2 मिला है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा आइगन वैल्यू था डेट इज 3, उसके ऊपर भी हमें जो पर्टिकुलर आइगन वेक्टर आएगा उसको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट लैम्बडा 2 इक्वल टू 3 इन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है a माइनस लैम्बडा आई रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे ओ ई गेट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी क्या करना था, देखो जो शुरुआत में हम लोगों ने जहाँ पर लैम्बडा लिया था उस लैम्बडा की जगह पे अभी हम लोग लैम्बडा की वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 3, ठीक है। और ये जो भी डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर ना लिखते हुए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी कि मैट्रिक्स के नोटेशन में लिखना है। तो 8 माइनस 3 करने पर कितना आएगा, पहला आंसर 5, -6 -2 ये वाला प्लेस एज रहेगा, ये 7 माइनस 3 करने पर यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर 3 माइनस 4 करने पर कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चेंजेस कर देंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स लिखते वक्त। फर्स्ट रो में क्या लिखना है, 5 - 6 2 लिखा ये फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में क्या लिखना होगा, -6 4 और ये -4, तो -6 4 और ये -4 लिख दिया साइड में। लास्ट रो में क्या आएगा, 2 -4 -1, 2 -4 -1, यहाँ से x1 x2 x3 ये वेक्टर के एलिमेंट्स लेके हम लोगों ने इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी जो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखा है उसके अंदर जो रोज दिख रहे हैं हमें उनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, किसी भी दो रोज के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, या फिर उनका रेशियो भी एक जैसा नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके कारण हम लोग इन तीनों में से कोई भी दो रोज सेलेक्ट कर सकते हैं टू मेक अ इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर पहले दो रोज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 5x1 - 6 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन सेलेक्ट करना था, तो ये क्या हो जाएगा, -6 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फिर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये लिख दिया बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या होगा, हमें x1 लिखना है सबसे पहले, फिर नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के लिए एक प्लेस बना दिया, सेंटर में -x2 आएगा, नीचे x 2/2 ऑर्डर का हमें डिटर्मिनेंट लिखना है आगे चलकर, और उसके आगे x3 लिखकर अपॉन में क्या लिखना है 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिख देना है, और इक्वल टू में क्या रहेगा t रहेगा, ठीक है। तो x1 के नीचे जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के लिए जगह बनाया था उसके फर्स्ट रो के अंदर हमें फर्स्ट इक्वेशन के x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिख देने होंगे, वो कितने होंगे -6 और 2, और सेकेंड रो में हमें सेकेंड इक्वेशन के x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने होंगे, वो क्या होंगे 4 -4। अभी x2 के नीचे हमें क्या करना होगा, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट यूज़ कर देने होंगे, दैट इज़ 5 और ये 2, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट पुट कर देने, दैट इज़ -6 -4। x3 के नीचे क्या लिखना होगा, देखो यहाँ पर 5 -6 से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर -6 और ये 4 होगा, ठीक है, इक्वल टू t हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो -6 × -4 प्लस 24 -8 हो जाएगा ना, ये 24 -8 कितना लिखना होगा, फिर हमें 16, तो ये x1/16 लिख दिया इज इक्वल टू ऊपर कितना है -x2 है, 5 × 4 -20 हो जाएगा, और -6 × 2 -6 × 2 -12, लेकिन बिफोर दैट माइनस होता है, तो कितना -20 + 12 कितना हो जाएगा -8, ऊपर -x2 है नीचे -8 आएगा, तो सिंपली हम लोग x2/8 लिख सकते हैं।
लास्ट में 5 4 ज़ा 20, 6 6 ज़ा कितना होता है, 6 6 ज़ा होता है 36, राइट। लेकिन 20 माइनस 36 कितना होगा, -16। तो ये x3 के अपॉन में हमें लिखना होगा -16 लिखना होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, राइट साइड में t आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो x1 के लिए कितना मिलेगा, x1 इज इक्वल टू 16t, x2 आएगा सिंपली 8t, और लास्ट में x3 कितना मिलेगा हमें, अगेन -16t मिलेगा, ठीक है। तो ये आइगन वेक्टर के एलिमेंट्स आए हमारे पास। देयरफॉर हम लोगों ने फिर से x लिखा, x यानी कि आइगन वेक्टर, अंदर के आए हुए एलिमेंट्स पुट कर देने, x1 x2 x3। नेक्स्ट स्टेप में अंदर के आए हुए एलिमेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी। दैट इज x1 कितना आया था 16t, x2 कितना आया था 8t, और ये x3 कितना आया था -16t। इनमें से हम लोग थ्रू आउट किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, 8t को बाहर ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 2 1 और ये -2 बचेगा, ठीक है। तो ये लास्ट में जो 2 1 -2 जो हम लोगों ने लिखा है, दैट इज द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर हियर वी गेट आइगन वेक्टर आया है ये। देयरफॉर हियर वी गेट आइगन वेक्टर 2 1 -2 करस्पॉन्डिंग लिख दिया, करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू कितना, 3 होगा अभी इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, लैम्बडा इक्वल टू 15 होने पर भी एक आइगन वेक्टर निकालना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे लिखना होगा, नाउ पुट लिख दिया, नाउ पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 15 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा आई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर x लिखा इक्वल टू 0, कॉमा देकर हम लोग लिख सकते हैं वी गेट लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर हम लोगों ने लैम्बडा यूज़ किया था, उस लैम्बडा की जगह पे हमें अभी क्या यूज़ करना होगा, 15 कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स था ना अपना, वहाँ से जहाँ पर हमें क्या किया था, डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्बडा सब्ट्रैक्ट किया था, अभी हमें इस लैम्बडा की जगह पर कितना वैल्यू कंसिडर करना होगा, 15। तो 8 माइनस 15 करने पर आंसर कितना आएगा, -7। यहाँ पर 7 माइनस 15 करने पर आंसर आएगा -8 होगा, और ये 3 माइनस 15 करने पर आंसर कितना आएगा, -12। बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज़ लिखने होंगे, तो वो चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो वह ये जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ था, पुट लैम्बडा इक्वल टू 15 इन a माइनस लैम्बडा आई, बाहर x लिखा इक्वल टू 0, वी गेट। तो देखो फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, जैसे कि अभी बताया था -7 -6 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा -7 -6, ये 2 एज इट इज रहने वाला है। उसके बाद सेकेंड रो में होगा -6 -8 और लास्ट वाला रहेगा -4। और थर्ड रो के अंदर क्या आएगा एलिमेंट्स, 2 -4 -12, 2 -4 और -12 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर x था ना कैपिटल एक्स, तो उस कैपिटल एक्स यानी कि आइगन वेक्टर, यहाँ फिर वो उसको मेंशन कर देंगे x1 x2 x3 से, यानी कि उस आइगन वेक्टर के एलिमेंट्स इक्वल टू क्या रहेगा, 0 0 0। तो ये 0 0 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना होगा। क्रैमर्स रूल अप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, जो भी मैट्रिक्स होता है उसके अंदर के आए हुए रो के एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, या फिर प्रोपोर्शन इक्वल प्रोपोर्शन में भी नहीं होनी चाहिए। वो सारे के सारे रोज के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है उस मैट्रिक्स के अंदर आए रोज के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, या फिर प्रोपोर्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग कोई भी 2 रोज सेलेक्ट कर सकते हैं टू मेक द इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड और ये थर्ड वाला इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, या फिर रो के एलिमेंट्स कंसिडर कर लेंगे, उससे इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स कंसिडर किए जा रहे हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6 टाइम्स ऑफ x1 -8 टाइम्स ऑफ x2 -4 टाइम्स ऑफ x3 लिख दिया, इज इक्वल टू लिख दिया 0, ठीक है। और लास्ट वाला इक्वेशन किस रो से बनाएंगे हम लोग, सेकेंड थर्ड रो से, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 -4 टाइम्स ऑफ x2 -12 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या वर्ड यूज़ करना होगा, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमें x1 लिखना है, उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है, इज इक्वल टू सेंटर में -x2, उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसी जगह बना देनी है। और उसके आगे x3 लिखा, नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिख देना, इज इक्वल टू टी कर दिया, ठीक है। तो x1 के अपॉन में क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 की कोएफिशिएंट लिख देने। फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट कितने होंगे, ये -8 और ये
-4, तो यहाँ पर -8 -4 लिख दिया। अभी सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने होंगे, ठीक है। तो वो कितने होंगे, -4 और -12, तो ये -4 लिखा और ये -12 भी लिख दिया। x2 के अपॉन में क्या आएगा, माइनस साइन तो हमें कंसिडर करना होगा ये ऊपर का, लेकिन x2 के नीचे क्या लिखना होगा, जो भी फर्स्ट इक्वेशन था उसके अंदर आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट, तो कितने लिखने होंगे, -6 -4, -6 ये -4 लिखा। अभी सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 x1 और x3 के कोएफिशिएंट लिख देने, ठीक है। तो ये 2 रहेगा और वहाँ से -12 रहेगा, 2 और ये -12 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x3 के अपॉन में हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के वैल्यूज लिखनी होगी, कोएफिशिएंट लिखने होंगे। तो x1 x2 कोएफिशिएंट कितना आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, -6 -8, तो यहाँ पे -6 लिखा, यहाँ पे -8 कर दिया। अभी सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट कितने होंगे, 2 और ये -4 होगा, 2 लिखा और नीचे ये -4 लिख दिया, ठीक है। ये 3 था, ये 3 है। नेक्स्ट स्टेप में हमें x1 के नीचे जो भी कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। सिमिलरली -x2 सेंटर वाला टर्म है, उसके नीचे जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। और लास्ट में x3 के अपॉन में जो भी कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 8 कितना होगा, 96, और ये कितना होगा, -96, एक्चुअली +96 होगा, +96 -16, तो 96 -16 करने पर आंसर हमें मिलेगा सिंपली 80, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x1 के नीचे कितना मिला हमें, 80 मिला, इज इक्वल टू ये सेंटर का ये -6 लिखा ऊपर, 12 6 कितना होगा, 72, 72 माइनस ऑफ माइनस +12 करना होगा हमें, +12 नहीं करना है। यहाँ पर देखो ये 2 था, मैंने 3 कंसिडर किया था, तो 2 4 कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 6 72 और ये +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80 लिखा अपॉन में इज इक्वल टू ये कितना होगा, x3 के नीचे कांस्टेंट कितना आ जाएगा, देखो -6 × -4 24 प्लस में 8 2 कितना होगा, 8 2 16 होगा, बिफोर दैट माइनस साइन, तो कितना 24 प्लस 16 करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 40। तो अपॉन में हम लोगों ने कितना लिखा, x3 के अपॉन में लिखा 40, आगे का 80 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 80t, x2 इज इक्वल टू -80t और x3 इज इक्वल टू 40t, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखो देयरफॉर ये क्या लिखा, x1 इक्वल टू 80t कॉमा x2 इज इक्वल टू -80t और x3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 40t, ठीक है। देयरफॉर हम लोग वेक्टर बना सकते हैं किस तरीके से, x इज इक्वल टू उसके अंदर के आए हुए एलिमेंट्स दैट इज x1 x2 x3 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू x1 x2 x3 कितने हैं एक्चुअल में, हमें यहाँ पर 80t -80t और यहाँ पर 40t, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में से हम लोग इसको कॉमन एज बाहर ले सकते हैं 40t को, ठीक है। तो 40t को बाहर आने के बाद अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से भी -2 आ जाएगा और लास्ट में कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये लास्ट में जो वेक्टर हमें मिला दैट इज 2 -2 1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू व्हाट 15। तो वो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखो वो वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा है, हियर वी गेट आइगन वेक्टर 2 -2 1 करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 15। इसके बाद हमें क्या करना था, गिवन मैट्रिक्स जो ए था वो हमें डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर शो दैट करने का था, ठीक है। उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, सिंस एम इनवर्स ए एम इज इक्वल टू डी, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए था वो हमें किसके साथ शो दैट करना है, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगा, जो आइगन वैल्यूज आए थे उसी को हमें डायगोनल एज ए डायगोनल एलिमेंट्स यूज़ करने होता है, ठीक है। तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एम क्या है, एम इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स या फिर डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स, वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन डायगोनलाइजेबल था, कैसे पता चला हमें, क्योंकि आइगन वैल्यूज कैसे आई थी, डिस्टिंक्ट आई थी, इसके कारण। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या रहेगा यहाँ पर, द गिवन मैट्रिक्स ए या फिर जस्ट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, गिवन मैट्रिक्स हमें लिखना है, क्वेश्चन में जो दिया था वो देखो, क्वेश्चन में मैट्रिक्स क्या दिया था, ये वाले पेज पे नहीं है, उसके नेक्स्ट प्रीवियस वाले पेज पे, वो पेज देखो यहाँ पर है। गिवन मैट्रिक्स लिख देंगे हम लोग 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 8 -6 2 -6 2 -6 7 4 -6 7 -4, आगे क्या होगा 2 -4 3 2 -4 3, इतना लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है।
here therefore the matrix A will be diagonalized to be diagonalized to will be diagonalized to डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स लिख दिया एलिमेंट्स के साथ, विल बी डायगोनलाइज टू डायगोनल मैट्रिक्स। किस डायगोनल मैट्रिक्स में बन सकता है वो? डायगोनल मैट्रिक्स डी हम लोग मेंशन कर देंगे इज इक्वल टू, यानी कि आइगन वैल्यूज ही मेंशन करना है हमें, लेकिन डायगोनल एज ए डायगोनल एलिमेंट्स लिख देना होगा। तो पहला क्या आया था? आइगन वैल्यू 0, उसके बाद ये 3 आया था और लास्ट में क्या लिखा? ये 15 आया था, ठीक है। तो ये तो उसको मैट्रिक्स के अंदर लिखना है, तो ये बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें 0 पुट कर देने होंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। फिर ये लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जो अभी हम लोगों ने लिखा है आइगन वैल्यूज के एलिमेंट एज ए डायगोनल एलिमेंट्स लिखा है मैट्रिक्स के अंदर, तो यही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बाय द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स हमें एम भी निकालना होगा ना, फिर बाय द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स को डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। बाय द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बाय द ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, तो क्या करना होगा? देखो कैपिटल एम लिख दिया इज इक्वल टू, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है? 0, 0 इज द आइगन वैल्यू, ये आई थी। तो 0 आइगन वैल्यूज के ऊपर हमें आइगन वेक्टर जो भी मिला रहेगा वो हमें फर्स्ट कॉलम में पुट कर देना होगा। उसके बाद ये क्या दिख रहा है? लैम्बडा इक्वल टू 3 दिख रहा है ना, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 3 होने पर सेकेंड कॉलम में, लैम्बडा इक्वल टू 3 होने पर सेकेंड कॉलम में जो भी हमें लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर आया था वो पुट कर देना होगा सेकेंड कॉलम में, ठीक है। और थर्ड कॉलम में लैम्बडा इक्वल टू 15 होने पर जो हमें आइगन वेक्टर मिला था वो हमें थर्ड कॉलम में पुट कर देना होगा, ठीक है। तो कॉलम वाइज एलिमेंट फिट करने होते हैं आइगन वेक्टर्स के। तो 0 के लिए क्या मिल रहा था? देखो हमें यहाँ पर 0 के लिए 1 2 2 ये आइगन वेक्टर मिला था। देखो यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू 0 पुट कर देने पर लैम्बडा इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें आइगन वेक्टर कितना मिला था? 1 2 2 मिला था। वो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 1 2 2 मिला था। तो हमें फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? 1 2 2 लिखना है। सेकेंड कॉलम में यहाँ पर देखो 0 के बाद कौन सा एलिमेंट लिया गया था? कौन सा आइगन वैल्यू लिया था? 3 लिया गया था। तो उसके कारण आइगन वैल्यूज 3 होने पर आइगन वेक्टर जो मिला था वो हमें एज ए सेकेंड कॉलम में लिखना होगा। तो लैम्बडा इक्वल टू 3 होने पर हमें आइगन वेक्टर कितना मिला था? ये 2 1 -2 मिला था। तो वो हमें यहाँ पे लिख देंगे 2 1 -2 लिख देंगे। और थर्ड रो में लैम्बडा इक्वल टू 15 होने पर जो आंसर आया था वो हमें लिखना होगा, ठीक है। वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है 2, देखो वो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 2 -2 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 -2 और ये 1। ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स दैट इज एम। इससे हम लोग एम इनवर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये देखो एम इनवर्स अगर फाइंड आउट आ जाता है, हमें उसको ए से मल्टीपल किया, जो भी रिजल्ट आएगा वो एम से मल्टीपल किया, तो हमें राइट साइड का ही मैट्रिक्स मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों को ये जो गिवन मैट्रिक्स ए दिया था वो डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट भी हो जाएगा, यानी कि डायगोनलाइजेबल रहेगा। और जो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स या फिर डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स होगा उसको भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अभी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी यहाँ पर सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? शो दैट द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो के एलिमेंट दिए -9 4 4, सेकेंड रो के एलिमेंट्स दिए -8 3 4 और लास्ट रो के एलिमेंट्स दिए -16 8 7 इज डायगोनलाइजेबल, फाइंड द डायगोनल फॉर्म डी एंड द डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स। यानी कि पिछले कंसेप्ट जैसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाने के बाद हमें उसको सॉल्व करने पर आइगन वैल्यूज मिलेगी। अगर आइगन वैल्यूज सारी की सारी डिस्टिंक्ट होती है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ऐसा कह सकते हैं। तो ये वाले स्टेटमेंट जो भी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मेंशन किए बताया, तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऑलरेडी कर देता हूँ, ठीक है। देखो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद गिवन मैट्रिक्स को हम लोगों ने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा और जहाँ पे चेंजेस कहाँ पे दिखा है? डायगोनल एलिमेंट्स के साथ आए हुए जो भी एलिमेंट्स है उसके साथ में हम लोगों ने माइनस लैम्बडा लिख दिया और इक्वल टू में 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो गिवन मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है? 3 है। इसके कारण जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा उसकी हाईएस्ट ऑर्डर की कहाँ से चालू होगी? क्यूब से चालू होगी। तो हमें लिखना होगा लैम्बडा क्यूब। उसके बाद हमें लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना होगा। तो लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? गिवन मैट्रिक्स के अंदर आए हुए डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन, ठीक है।
तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10 - 9 करने पर कितना आएगा रिजल्ट +1। तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लैम्बडा क्यूब के बाद हमें लैम्बडा स्क्वायर ही लिखना होगा सिंपली, +1 इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अल्टरनेट हमें प्लस माइनस साइन यूज़ करने होंगे और शुरुआत प्लस से ही करनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस लैम्बडा क्यूब को जाएगा तो यहाँ पर माइनस दिया होगा, ठीक है। इसके बाद हमें लैम्बडा का कोएफिशिएंट लिखना होगा, लैम्बडा की पावर हमें एक एक से कम करती जाना है। तो ये लैम्बडा क्यूब लिखा, लैम्बडा स्क्वायर लिखा, अभी क्या करना है हमें लैम्बडा लिखना है। लेकिन लैम्बडा का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, देखो लैम्बडा का कोएफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आए हुए ऊपर की तरफ से 4 एलिमेंट लिखने होंगे। क्या कहा, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आए हुए ऊपर की तरफ से 4 एलिमेंट हमें लिखने होंगे। वो क्या होंगे, -9 4, -9 4, ये -8 और ये 3 लिख दिया, ठीक है। उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा, प्लस दिया। अभी राइट मोस्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ से आए हुए 4 एलिमेंट्स हम लोगों को लिखने, वो क्या होंगे 3 4 8 और 7। इसके ये इतना करने के बाद अभी ये फिर से प्लस दे दिया और डिटरमिनेंट के अंदर एक्सट्रीम जो भी कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से उनके एलिमेंट्स लिखने हैं हमें पोजीशन वाइज, यानी कि ये -9 ये 4 फर्स्ट रो में था तो फर्स्ट 4 में लिखा, और थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या रहेंगे -16 और ये 7 रहेंगे, ठीक है। तो ये एज इट इज लिख दिया। लास्ट में ये अभी जो देखो ये जो पेज पे हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स बनाए उन सब का एडिशन क्या रहेगा, लैम्बडा का कोएफिशिएंट रहेगा, प्लस माइनस ये प्लस लिखना होगा यहाँ पर और लैम्बडा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लैम्बडा का कोएफिशिएंट निकालने का पार्ट चल रहा था वो इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो -9 × 3 -27 रहेगा, 8 4 जा कितना होता है 32, बिफोर दैट प्लस माइनस देना होगा तो ये कितना हो जाएगा +32। तो 32 - 27 यहाँ से कितना होगा सिंपली 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 7 3 जा कितना होता है 21, 21 - 8 4 जा 32, 21 - 32 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट -11। तो ये 5 - 11 कर दिया। लास्ट में 9 6 जा 63, ये 63 लिख दिया हमने यहाँ पर, और 63 प्लस कितना हो जाएगा 16 4 जा 64, 63 माइनस में तो यहाँ से कितना होगा सिर्फ +1 होगा, ठीक है। ये कितना था 5 था, 5 + 1 6 होगा, -11 कितना बचेगा फिर, -11 + 6 -5 होगा, ठीक है। तो -5 प्लस माइनस प्लस प्लस लिखना है ना यहाँ पर, लेकिन -5 आया था तो ये -5 लैम्बडा लिख दिया। आगे जो भी गिवन मैट्रिक्स दिया था उसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके जो भी वैल्यूज आएगी वो एज अ कांस्टेंट यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, डिटरमिनेंट की वैल्यू ये कैलकुलेट से अगर सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3, प्लस माइनस ये प्लस और यहाँ पे कितना होगा ये माइनस आएगा फिर, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, तो ये 3 लिखकर इक्वल टू हमें 0 पुट कर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर लैम्बडा की वैल्यू जो भी रहेगी वो उसको हमें लिखना होगा, दीज आर द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें देखो यहाँ पे क्या मिलेगा -1 और ये -3 मिलेगा, दीज आर द आइगन वैल्यूज, दिस आर आइगन वैल्यूज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर आइगन वैल्यू -1 ये रिपीट हुआ है, डिस्टिंक्ट नहीं है ना सारे के सारे आइगन वैल्यूज, इसका मतलब हम लोग इसको नॉन डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें ये -1 ये जो आइगन वैल्यूज आया है उसका हमें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करना होगा। अगर लैम्बडा इक्वल टू -1 का इस आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू -1 का अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाता है, और दूसरा जो आइगन वैल्यूज था दैट इज़ 3, इसका भी आइगन वेक्टर्स और ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाता है, तो इन दैट केस हम लोग भले इसके आइगन वैल्यूज रिपीट हुए थे फिर भी हम लोग गिवन मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं। कब, अगर हर एक आइगन वैल्यूज का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ अगर मैच होता है, इन दैट केस हम लोग गिवन मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं, इवन इफ दैट मैट्रिक्स हैज़ आइगन वैल्यूज रिपीटेड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमें क्या चेक करना होगा बेसिकली, अभी देखो -1 रिपीट हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल है ऐसा नहीं लिख सकते। वैसा कब लिख सकते हैं, इफ द ऑल द वैल्यूज आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर काम करना होगा आइगन वेक्टर्स निकालने का एट लैम्बडा इक्वल टू -1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा आई लिखा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऊपर ही लैम्बडा लिखा हुआ है, इस लैम्बडा की जगह पे हमें क्या यूज़ करना होगा -1 यूज़ करना होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स क्या मिलेंगे हमें, -8 आएगा, ये आप ये 4 और ये 4 एज इट इज रहेगा, ये -8 एज इट इज, यहाँ पे कितना हो जाएगा +4, ये +4 एज इट इज रहेगा, ये -16 एज इट इज, ये 8 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 7, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें x1 x2 x3 लिखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इक्वल टू देकर हमें क्या लिखना होगा 0 0 0, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके अंदर के सारे रोज कैसे इक्वल है या फिर इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। इसके कारण हम लोग यहाँ पर क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, यानी कि देखो क्या लिखा, R1 रो को हम लोग मल्टीपल कर देते हैं -1/8 से, और R2 रो को भी मल्टीपल कर देते हैं सेम -1/8 से, और R3 रो को मल्टीपल कर देते हैं फिर हम लोग यहाँ पर 1/8 से, ठीक है। 1/8 से ही कर देते हैं, यहाँ पर 1/4 से कर देंगे। R1 और R2 को किससे मल्टीपल कर देंगे, -1/4 से, और R3 को किससे इंटू कर दिया, -1/8 से। तो फर्स्ट रो में चेंजेस क्या हो जाएंगे, देखो -1/4 से डिवाइड किया था तो 4 2 था, ये +2, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ होगा। सेकेंड रो भी सेम रहेगा, 2 -1 -1। थर्ड रो भी सेम हो जाएगा, अगर हम लोग थर्ड रो को -1/8 से मल्टीपल करेंगे तो वो क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 -1 -1 रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, x1 x2 x3 लिख देंगे, और राइट साइड का ये 0 0 0 हमें एज इट इज लिखना होगा, 0 0 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि नीचे के रो 2 और ये 2, सेकेंड रो में आया हुआ 2 और थर्ड रो में आया हुआ ये 2 हमें 0 करना होगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली R2 - R1 और R3 - R1। तो R2 - R1 लिखा, और ये क्या लिखा, R3 - R1। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो वो फर्स्ट रो में एज इट इज लिखना होगा, 2 -1 -1, ये तो 0 हो जाएगा सेकेंड रो, और ये थर्ड रो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या आएगा, x1 x2 x3 होगा, इज इक्वल टू 0 0 0 लिखना है हमें, 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी एक ही इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x3 था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट पुट x2 और x3 के लिए कोई पेयर नहीं मिल रहा है, क्या कहा, x2 और x3 के लिए कोई पेयर ही नहीं मिल रहा है, इसके कारण हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x3 को मान लेते हैं t और x2 को मान लेते हैं s, ठीक है। x3 को t माना, x2 को कितना माना, s माना, ठीक है। देयरफॉर ये 2 टाइम्स ऑफ x1 क्या हो जाएगा, s प्लस टी हो जाएगा, राइट। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, s प्लस टी बाई 2 होगी, इसका ही मतलब x1 की वैल्यू कितनी होगी, s/2 कॉमा प्लस आएगा बीच में, प्लस t/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। x1 कितना मिला हमें, s/2 प्लस t/2 मिला है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लेफ्ट साइड का x वेक्टर लिखा, x वेक्टर के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, x1 x2 x3 होंगे, जिसमें हमें x1 कितना मिला था, s/2 प्लस t/2, वो लिखना होगा हमें। यहाँ पर x1 क्या रहेगा, s/2 प्लस t/2, x2 कितना कंसिडर किया था हम लोगों ने, s, और ये x3 कितना कंसिडर किया था, t। इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। ये x1 का एलिमेंट्स था, x2 s/2 प्लस t/2, x2 हम लोगों ने s माना था और x3 t माना था। इसको देखो स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू लिखा, s वाले लेफ्ट साइड में और t वाले राइट साइड में, तो s/2 s और ये s वाला 0 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ से क्या होगा, t/2, ये 0 और ये t रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ब्रैकेट में से s/2 को बाहर ले सकते हैं या फिर s/2 को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो s/2 को बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, ये 1, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ये प्लस यहाँ से t/2 को बाहर ले लिया, ये हो जाएगा अपना 1, ये होगा 0, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर वेक्टर्स क्या मिले, 1 2 0 और ये 1 0 2, ये वेक्टर्स मिले हैं यहाँ पर। तो देखो सेम पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, हियर वी गेट 1 2 0 एंड 1 0 2 एज द आइगन वेक्टर्स, या फिर मिले हुए क्या आइगन वेक्टर्स है, एज द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू -1, ठीक है।
और आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू -1 कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार। तो इसका मतलब लैम्बडा इक्वल टू -1 इसकी आएगी, इस आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। और सेम आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू -1 पे कितने नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिले, हमें 2 मिले। इसका मतलब आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू -1 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि क्या होता है, कितने नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिलते हैं फॉर पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज। और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, आइगन वैल्यूज का रिपीटेशन होना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 क्या लिखा देखो, फॉर लैम्बडा इक्वल टू -1 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि रिपीटेशन ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू -1 2 बार होने के कारण एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 लिखी है। और लैम्बडा इक्वल टू -1 इस वैल्यू आइगन वैल्यू के ऊपर हमें आइगन वेक्टर्स कितने मिले, 2 मिले। इसके कारण लैम्बडा इक्वल टू -1 इस आइगन वैल्यूज़ की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अभी लैम्बडा इक्वल टू 3 कंसिडर करने पर हमें आइगन वेक्टर निकालना होगा। तो वो वाला काम मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप में लैम्बडा इक्वल टू 3 लेने पर हम लोगों ने एक आइगन वेक्टर निकाला, तो वो इस तरीके से निकाला था। वो वाला स्टेप देखो इस तरीके से रहेंगे। लैम्बडा इक्वल टू 3 होने पर मैट्रिक्स कैसे होगा, -12 4 4 -8 0 4 -16 8 4 x1 x2 x3 0 0। तो यहाँ पर क्या कर दिया, छोटा कर दिया। R1 को R2 को R3 को 1/4 से मल्टीपल करने पर। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस हो गए। तो फिर हम लोगों ने पहले 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लिए, पहले 2 रो के एलिमेंट सेलेक्ट कर दिए। करने पर हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन बना है और उसको फिर हम लोगों ने क्रैमर्स रूल अप्लाई करके नीचे एक आइगन वेक्टर निकाला है। तो हमें आइगन वेक्टर क्या मिला, 1 1 2। तो लास्ट में लिखा है हियर वी गेट 1 1 2 आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लैम्बडा इक्वल टू 3 ये आइगन वैल्यूज कितनी बार आया था, एक ही बार आया था। और लैम्बडा इक्वल टू 3 कंसिडर करने पर हमें जो आइगन वेक्टर मिला वो कितने नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिले हैं, एक ही मिला है। इसके कारण हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या लिख सकते हैं, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है, 1 है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी आई है, 1 आई है। ये वाला पार्ट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया, तो ये वाला पार्ट आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्टली कैसे आया हुआ है, लैम्बडा इक्वल टू 3 पुट करने पर हमें ये आइगन वेक्टर्स कैसे मिला है 1 1 2, ये आप लोग कंसिडर कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल बीच में हम लोगों ने x1 x2 x3 ये आइगन वेक्टर्स के एलिमेंट्स निकाले हैं। यहाँ पर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल ये वाला वर्ड लिखना रह गया था, वो वाला फिर वर्ड ऐड कर दिया। नेक्स्ट पेज में हमें क्या लिखना होगा, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1, ये वाले पॉइंट हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू 3 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1 लिखने के बाद आगे क्या लिखा है देखो, हियर दो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉट डिस्टिंक्ट, आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं आती फिर भी, बट द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द इट्स एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, देयरफॉर द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। इसका मतलब ये हो रहा है अगर आइगन वैल्यूज रिपीट भी आए तो भी चलेगा, लेकिन हर एक आइगन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उसके एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से मैच होना चाहिए, तब जाके हम लोग गिवन मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट को वहाँ पे मेंशन किया होता। इसके कारण हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देखो ये गिवन मैट्रिक्स ए था, वो डायगोनल मैट्रिक्स किस तरीके से दिखाया जाता है, एम इनवर्स ए एम इज इक्वल टू डी इस रिलेशन से। तो वही पॉइंट आगे मेंशन किया है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर भी लिखा था लास्ट में। देयरफॉर द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स दिया है वो विल बी डायगोनलाइज टू द डायगोनल मैट्रिक्स, और ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगा, आइगन वैल्यूज ही हमें लिखते हैं एज अ डायगोनल एलिमेंट्स। तो वो यहाँ पर क्या आए थे, -1 -1 3 आए थे। बाय द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे एम से डिनोट किया है। और ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के अंदर पहले रो में क्या लिखा है, पहले कॉलम में क्या लिखा है, -1 के ऊपर आए हुए वेक्टर्स लिखे हैं, तो ये 1 0 2 और 1 2 0 लिखते हैं। और लास्ट कॉलम में हमने क्या लिखा है, 3 इस आइगन वैल्यू पे आया हुआ वेक्टर लिखा हुआ है, दैट इज 1 1 2। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर और 2 सम करेंगे, उसके ऊपर हम लोग फिर फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ये वाला कंसेप्ट लर्न करेंगे। तो आज के इस लिए हुए सम में अगर प्रॉब्लम है, कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करते हो। तो ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर देते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।